आप जब अपनी बैंक जाओगे, वहाँ जाके भी आपके पास अगर रेफरेंस नंबर है तो दोगे तो बहुत जल्दी वो ट्रैक कर लेगा। आप कहोगे सर 100 रुपये ट्रांसफर किए थे, गए नहीं, तो वो ढूंढेगा पहले कि आपने 100 रुपये कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। आपसे बोले सर 5 ट्रांजेक्शन 100 के थे, कौन सा वाला फंसा। आप क्या कहोगे साहब ये वाला होगा वो वाला होगा, नहीं भैया ये देखो आपने जो पेमेंट किया उसका आपके पास चाहे पेमेंट फेल्ड हो, फिर जो पेमेंट फेल्ड हो गया तो पैसे लौट के खाते में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, अगर सब कुछ ठीक रहा। अगर कोई भी दिक्कत आई तब क्या होगा कि वो पैसे फंस जाते हैं बैंक में। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बैंक को एक एप्लीकेशन दो या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो, और वहाँ पर वो रेफरेंस आईडी आपको नंबर देखिए, पेमेंट आपके पैसे आ सकते हैं। मेरा खुद के पैसे फंसे थे एक बार 500, उस टाइम पे तो यूपीआई था ही नहीं। मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे 500 रुपीज़, मगर मैसेज आ गया 500 कटने का, लेकिन एटीएम ने पैसे कुछ दिए नहीं। मैंने फिर 500 फिर से ट्रांजेक्शन किया, वो वाले पैसे आ गए, लेकिन मैंने देखा खाते का बैलेंस वो 1000 से डेबिट हो चुका था, जो कि मुझे उम्मीद थी कि 500 से होना चाहिए, यानी कि मेरे पास से 500 की जगह 1000 रुपये चले गए थे। मैंने 2 बार ट्रांजेक्शन किया, फर्स्ट टाइम में फेल्ड हो गया, पर एटीएम मशीन ने उसे अकाउंट में दिखा दिया कि आपके पैसे चले गए, आपके पास चले गए, सीधी बात। तो अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने फिर अपनी बैंक का कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाया और कहा उनसे कि सर मेरे पैसे ये ट्रांजेक्शन नहीं हुए, क्या हाथ में मिला नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा आप अपनी ब्रांच में जाइए, और क्योंकि उस दिन संडे था, जब मुझे आज भी याद है संडे था, तो मैं अपनी ब्रांच में गया सेकंड डे। तो वो बैंक होती थी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अब पीएनबी में मर्ज हो गई, और यहाँ से मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि मेरे मल्टीपल अकाउंट खुल गए थे। तो पीएनबी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, तो वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थी, बहुत अच्छी बैंक थी, बहुत अच्छा काम करती थी। वहाँ पे मैं गया कि सर मेरे पैसे वो कैश निकाले थे, मुझे पता भी नहीं था क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम कर देंगे आपका। मैंने ठीक है भाई, मैंने लेके एप्लीकेशन लिखी। अच्छा, मेरे पास उस समय कोई रेफरेंस नंबर, क्योंकि एटीएम से जो पेमेंट निकालने का कोई रेफरेंस नंबर कुछ भी नहीं था। मैंने बस लिखा था 500 का ट्रांजेक्शन किया था 2 बार, जिसमें कि पहली बार का 500 का ट्रांजेक्शन में मेरा अमाउंट नहीं आया, और दूसरे वाले मेरे पैसे 500 निकले हैं, तो मेरे 500 वापस दिलाने की कृपा कीजिए। तो बैंक ने कहा ठीक है, आपको विदिन 1 मंथ, वो सॉरी विदिन 1 वीक, बोले 1 वीक, आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी बड़ा सुकून से घर पे आ गया, चलो पैसे मेरे मिल जाएंगे, और मुझे मिल भी गए। 1 हफ्ते बाद मैं गया तो बैंक में, मैंने कहा भाई पासबुक अपडेट कर दो। उस टाइम पे मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, तो एसएमएस भी कम आते थे, तो सिंपल सी बात है, पासबुक अपडेट का बहुत अच्छा फंक्शन था, और बैंक वाले बहुत इजीली कर भी क्या करते थे पासबुक अपडेट। अब क्योंकि ऑनलाइन हो गया, सब लोग कहते हैं कि पासबुक अपने मोबाइल से ही कर लीजिए। तब उन्होंने, मैंने पासबुक में देखा तो 500 रिटर्न होके आ गए थे। अब आप कहोगे पैसे फंसे कहाँ, पैसे फंसे वो एटीएम में। एटीएम की काउंटिंग में वाले 500 ज़्यादा बोलेंगे। तो बैंक अपने आपस में जब करता है रिकन्सिलेशन करते हैं, नहीं करते मिलान, कि एटीएम में पैसे जितने रखे थे उन में से कितने रुपए निकले और कितने रुपए का बैलेंस बचा। अब वो देख रहे हैं 500, हो सकता है मुझ जगह से और भी लोग, जिन लोगों के पैसे हुए, तो जिन जिन के दावे आते जाएंगे वो उनके दावे के वो ओके करते जाएंगे। माना उसमें 1 लाख रुपए ज़्यादा बोल रहे हैं, तो और भी लोगों के पैसे दिक्कत फंस गए हो, किसी के 20,000, किसी के रह गए, किसी को कुछ, इस तरह से उस टाइम की बात है। तो ये शायद 2007 की बात कभी रही होगी, 2007, तो उस समय की बात है। तो अब 18 साल हो गए आज तो उस टाइम की बात है। तब उन्होंने फिर मुझे 1 हफ्ते बाद पैसे वापस दिए। तो बैंक का सिस्टम चलता है अपने हिसाब से। तो मैंने उस समय रेफरेंस नंबर नहीं दिया, पर आज की डेट में बैंक का रेफरेंस नंबर आपको ऑनलाइन भी डालना पड़ता है वेबसाइट पे, कि रेफरेंस नंबर दिया था। आप एटीएम नंबर मत डालो, एटीएम का एड्रेस मत डालो, लोकेशन मत डालो, आपको केवल अपना ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर डालना है, जिससे कि आपको पैसे की ट्रांजैक्शन आपको ट्रैक कर सकें। आरबीआई है या फिर बैंक की साइट पे ही आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी बैंक पे जाके भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यूटीआर नंबर कितने रेलेवेंट है। सपोज करो किसी बिजनेसमैन ने ये 9,95,000 रुपये थे, ये कार के लिए उसने आरडीएस तो कर दिया, पर किसी भी टेक्निकल फॉल्ट, कोई आईएफएससी कोड गलत हो गया पार्टी का,
या उसका बैंक अकाउंट नंबर मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है। उसमें अगर कुछ भी गलती हुई तो क्या पैसे पहुंच जाएंगे? पैसे नहीं पहुंचेंगे। आप कहोगे सर यूटीआर नंबर जनरेट तो हो गया, तो पैसे पहुंच जाने चाहिए। अरे भाई, अगर कोई भी गलती हुई, सपोज करो कि IFSC कोड सही है, पार्टी का नाम भी मिलता जुलता नाम है, जैसे ये ABC लिमिटेड है, दूसरी पार्टी का नाम भी ABC हो पर लिमिटेड नहीं हो, पर ABC गलती से बैंक में करते समय आपने अपने हाथ से, जैसे अब तो ऑनलाइन बैंकिंग अपने हाथ से करते हैं, पहले तो बैंक में जाते थे RTGS करने के लिए, आपने गलती से एक अकाउंट नंबर का रेफर मतलब अकाउंट का लास्ट 2 डिजिट में कोई मिस्टेक हो गई और ABC अपने नाम से सेलेक्ट कर दिया, आपने कहा ABC काफ़ी है, उससे हो जाएगा। और सपोज करो उसी नाम से किसी बंदे का अकाउंट एग्जिस्ट करता हो ABC नाम से, ABC लिमिटेड है ABC, तो उसमें क्या होगा, पैसे गलत अकाउंट में चले जाएंगे। तब आप क्या करोगे, UTR नंबर जाओगे बैंक में लेके, भैया UTR नंबर जी पकड़िए, मेरे पैसे नहीं पहुँचे 995। वो क्या करेंगे बैंक वाले, वो देखेंगे भाई ये तो आपने इनको दिए ABC वालों को, बोले भाई ABC नहीं, हाँ तो बोले पैसे तो पहुँचे नहीं, बोले भाई खाते में उनके बैलेंस में बोल रहे हैं पैसे, तो मैंने फिर उनको फॉर्म में ला के पूछूंगा, तो वो कहेंगे भैया पैसे हम पे तो आए ही नहीं। मैंने कहा अपने चेक करवाओ स्टेटमेंट, उन्होंने लेके मुझे व्हाट्सएप 2 साल दे दीजिए, आपको बस भेज दिए, चेक कर लीजिए हमारे स्टेटमेंट। उनके पास कोई एंट्री नहीं बोल ली, बोला सर जी पिछले 2 दिन का ट्रांजेक्शन है, जहाँ से आपने पेमेंट किया उस दिन की सुबह से लेके आज तक का। तो हम भी देख के, तो हमने कहा आपकी सर गलती क्या हुई, फिर बैंक वालों को दिखाया, बोले तो बैंक वाले क्या कहते हैं कि पार्टी का आप चेक अकाउंट नंबर ला के दीजिए कि हम चेक कर सके क्या क्या हुई। तो हम पार्टी से कहते हैं भैया अपने अकाउंट नंबर दो, तो पार्टी का अकाउंट नंबर, क्योंकि हम तो पहले अकाउंट नंबर ले चुके हैं, आप कहोगे तो पहले अकाउंट नंबर कैसे लिया था, हमने पहले पार्टी का अकाउंट नंबर लिया था, पर बाई ह्यूमन मिस्टेक होती ना कि आपने लेके गलती से पैसे वहाँ पर कार लेनी खुशी कुछ ज़्यादा होती लोगों को, तो उसमें बड़ी खुशी में मालूम पड़ा उसने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, अकाउंट गलत ऐड हो गया, और गलत अकाउंट ऐड हुआ तो पैसे गलत खाते में चले गए। जो कॉन्सिडेंस है, वैसे तो जो ज़्यादातर ये होता है कि आप अकाउंट ऐड करने के बाद एक समय पीरियड दिया होता है, उसमें बैंक आइडेंटिफाई करती है क्या सही नाम डाला मैच कर रहा है पार्टी का, अगर नाम नहीं मैच कर रहा तो वो पैसे ट्रांसफर, आपका वो खाता ID नहीं होगा, वो कह देंगे साहब कि ये वाला खाते में कोई अंतर पड़ रहा है। तो इसलिए ही तो IFSC कोड अकाउंट नंबर बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखने की चीज़ है। और ब्रांच एड्रेस भी लोग बार मांगते हैं, तो अब जब UTR नंबर की दिक्कत आई तो मैंने उसमें क्या किया, 995 के लिए मैंने बैंक में जाके, फिर मैं क्या कहूँगा सर पार्टी, बैंक कहती है काम है पार्टी से कहते हैं कैंसिल चेक की फ़ोटो खींच के भेज दे, जिससे कि आप क्या नोट करके लाए हमें मालूम नहीं, पार्टी का एक बोले आओ कैंसिल चेक, पार्टी ने कैंसिल चेक की फ़ोटो भेज दी। बैंक वाले ने देखा, बोला सर आपने देखो अकाउंट नंबर तो आपने सर इसमें FD गलत किया हुआ है, लास्ट 2 डिजिट में मिस्टेक है, तो गलती आपके हाथ से हुई है, पर बैंक आपकी फिर भी आपको सपोर्ट करने को फुल तैयार है। वो जो ABC वाला बंदा है उससे बात करेगी कि सर ये आपका खाता ऐड हो गया है, और आपसे भी कहेगी, आप भी पार्टी से बात कीजिए। तो ABC वाला बंदा जेन्युइन होगा तो ठीक है, अगर जेन्युइन नहीं हुआ, वो कहे मैं तो पैसे उसने निकाल लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, फिर तो FIR है, पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते जो आदमी डिफ़ॉल्टर है, पर जो डिफ़ॉल्टर नहीं है, जो बंदा प्योर जेन्युइन बंदा है, वो कहेगा सर मैं पैसे वापस कर देता हूँ, पैसे आपने भेजे, मैंने मुझे तो आइडिया भी नहीं था, पर ठीक है पैसे आए हैं, पैसे मैं वापस कर देता हूँ। तो बहुत जो व्यापार करने बैठा है बिजनेसमैन, कोई भी नहीं चाहेगा कि बिजनेस उसका बिगड़े, ठीक है ना, तो नाम बहुत ख़राब होता है, FIR लॉन्च होगी तो अखबार में भी आ सकता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो ये इसकी बजाय वो कहेगा पैसे वापस ले लो, ठीक है। तो UTR नंबर कितना काम आया, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है UTR नंबर की, ठीक है। तो UTR नंबर डाल दिया भाई, और उसकी डेट ट्रांजेक्शन की डाल दी हमने, UTR नंबर, सपोज डेट मान लो कल की डेट 29 मान लो 29 नवंबर 25, ठीक है। चलो आप कहोगे सर बहुत लंबा एग्जाम्पल खींच दिया, आपने कहो सर आप टॉपिक से भटक गए। हाँ, टॉपिक से भटकने के नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका जो है ना कि ज़्यादातर लोग RTGS UTR नंबर जानते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। थोड़ा सा टॉपिक को समझिए कि कैसे मैंने अब देखिए यहाँ पे
एबीसी लिमिटेड हो गया। तो एबीसी लिमिटेड हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है हमारा, क्या है भाई, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट यहाँ भी कर लो, पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे कैश इन हैंड रियल अकाउंट। अच्छा एक और चीज कि 10 लाख का पेमेंट पार्टी को हमने कर दिया, तो क्या हम उसके अंदर कार आई नहीं आई, कार भी तो आई होगी, एक कार की परचेज की एंट्री कर लेते हैं। तो कार की परचेज की एंट्री क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही इसमें बी कर लो, ए कर चुके ना, कि कार कैश, कार लिखना था, कैश लिख दिया। चलो हाँ जी, कार परचेज बिल नंबर XYZ 235 बिल नंबर हो गया। बिल डेट कर लो, बिल डेट आपकी 29/11 की थी, आपने 29/11 की आपने डेट डाल दी। एंट्रीज की पास कर देते हैं, हमारा ट्रांजेक्शन के पूरा हो जाएगा। हमने कहा कार परचेज की, तो 10 लाख की कार परचेज की है, तो कार अकाउंट लिया 10 लाख से, मैं 10 लाख से अपनी जो कार मैंने परचेज की उसको मैं डेबिट, क्योंकि क्या ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट्स कम इन इज डेबिट। तो क्या आई, कार आई, तो कार डेबिट हो गई। तो सही करते हैं इसको, CAR, कार अकाउंट डेबिट 10 लाख से। किसने पेमेंट किए थे, आप कहोगे सर पेमेंट किसने किए थे, उसके नाम आएंगे या किसके नाम, ये सवाल में मैं रुक जाता हूँ। अब बताइए इसके अंदर जो कार परचेज की, क्या कार परचेज की तो हमको फिर से इसमें पार्टी को हमने पैसे दे चुके हैं, तो क्या फिर से हम इसके अंदर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को फिर से क्रेडिट करेंगे। आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ, क्योंकि हम पार्टी को पहले डेबिट कर चुके हैं। देखो जब पार्टी पैसे डेबिट है तो हमने एक अपने पास एडवांस पेमेंट का एक तरह से अकाउंट क्रिएट कर लिया कि इसको हमने पैसे दे चुके हैं, यानी कि पार्टी के ऊपर क्या है, लायबिलिटी, हमको पैसे वापस करने की या फिर हमको बदले में कोई सामान देने की। सामान क्या है, कार, हमने उससे कार परचेज कर ली, तो कार हमने इसको ली है, तो जाहिर सी बात है अब कैश और बैंक का काम तो खत्म हो गया, क्योंकि वो तो काम कर चुके अपना पेमेंट करने का। अब काम किसका रह गया, अब काम रह गया पार्टी का खाता क्लियर करने का, क्योंकि हम पार्टी को 2 बार डेबिट कर चुके। देखो एक बार नहीं, हमने पार्टी को 2 बार डेबिट किया है। 5,000 से हमने एबीसी लिमिटेड को यहाँ पे डेबिट किया था, और 9,95,000 से हमने एबीसी लिमिटेड को यहाँ पे किया था। तो एबीसी लिमिटेड का टोटल 10 लाख से वो डेबिट थी। अगर हम उसको क्रेडिट कर देंगे तो उसका बैलेंस, उसका बैंक अकाउंट नहीं, एबीसी लिमिटेड का अकाउंट हमारी बुक्स में वो 0 हो जाएगा, यानी कि पहले उसके नाम में 10 लाख रुपए क्या बोल रहे थे, DR। और जैसी कार की एंट्री आई तो उसके खाते में क्या बोलेगा, 0। कार की 10 लाख की एंट्री आएगी तो DR 10 लाख का, CR 10 लाख का, उसका बैलेंस 0 हो जाएगा, यानी कि कोई लेना देना बाकी नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एबीसी लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द, क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर यानी कार कौन दे रहा है, एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड जो है वो कार दे रही है, तो जो कार दे रहा है वो क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको ये हम कर देंगे, कार अकाउंट डेबिट 10 लाख टू भी लिख दो भाई, जगह यहाँ पे थोड़ी सी साइड से कर दी, नहीं इसको यहाँ पर ठीक करते हैं। हाँ, टू एबीसी लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर हमको 10 लाख डालेंगे।
बीइंग बिल नंबर। अब देखो इसमें मैंने पहले जैसे कुछ में रिपीट किया, यहाँ पर मैंने कैश रिपीट नहीं किया है, अमाउंट ट्रांसफर लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे अमाउंट डालता तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो नरेशन आपके ऊपर है, नरेशन तो आपके ऊपर है, चॉइस कैसे आपको डालना है। तो नरेशन में यहाँ पे डालूंगा बिल नंबर सीधे, बीइंग बिल नंबर। पर नरेशन होनी ऐसी चाहिए कि जो रीडर को वन टाइम में एकदम क्लियर हो कि ये चीज़ ये लिखी है। ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज हो कि यार क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। अकाउंटेंट साहब आप बताओ, अकाउंटेंट कहेगा सर ये लिखा तो है सर, ये वो कहे भाई मुझे तो मालूम पुरानी, अरे वो कहेगा सर अरे ये तो एंट्री उस चीज़ की है। तो आपको अगर आप ऑनर हुए तो आपको कितना गुस्सा आएगा कि यार ये अकाउंट कर रहा है, ठीक है सब कुछ कर रहा है, पर कम से कम मालूम तो पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि हमको जब भी अपनी बुक्स को अपने हिसाब से जब भी हम चाहते हैं लिखना, तो नरेशन की इतनी रोल ये प्ले करता है। नरेशन अगर नरेशन गलत होगी ना तो रीडर को बड़ा परेशान। अब जब सोचो फर्म का मालिक, जो बिजनेस जो आपका मालिक है, वो कहेगा भाई कि आपने क्या लिखा है, आपने एक कार डेबिट कर दी। तो अकाउंटिंग मालिक फर्म का जानता तो आपको रखता क्यों? पहली बार आपको उसे जानता फिर भी रख रहा है, हाँ रख रहा है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो दिमाग मारे कि बार बार अकाउंट में। वो आपका काम चेक कर लेगा, क्या रिपोर्ट की वो चेक कर लेगा, लेकिन फिर भी उसको एक बंदा चाहिए क्योंकि वो दिन भर बैठ के फीडिंग करने वाला नहीं है। आपको बोलता फीडिंग के लिए बंदा अकाउंटेंट होगा, नहीं, एक बंदा फीडिंग के लिए भी होता है, एक अकाउंट सेट करने के लिए होता है। आपको अकाउंट सेट करने क्या होता है, वो आप जब अकाउंट में कोई बंदा जब परफेक्ट हो जाता है तो एक अकाउंटेंट आ जाता है, एक उसका असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है, वो दिन भर फीडिंग का काम करते रहता है। फीडिंग मतलब बुक्स की, अकाउंट की डिटेल भरना अकाउंट्स में। तो आपने जितनी अच्छी नरेशन दोगे तो आपने इसका कार ये लिया, अब यहाँ पे आप ये लिख दो, ये बिल नंबर लिख दिया और बिल की डेट डाल दी। अब आप ये भी डाल सकते हो उसमें कि कंपनी का नाम तो आपका लिखा ही हुआ है, आप में डाल सकते हो कि कौन सी कार ली। कभी कभी होता क्या है, आपके पास किसी कंपनी में 50 कारें हैं, कोई होंडा की, कोई मारुति की, कोई रेंज रोवर, इतनी भी कंपनी है। तो आपने कहा कि ऐसा ना हो कि बाद में हो मिसगाइड हो कि कौन सी वाली कार है। तो सिंपल सी बात, एक कार का नाम भी ऐड कर दो अच्छी नरेशन के लिए। आपने लिख दिया यहाँ पे कौन सी कार लेटेस्ट चल रही है मुझे तो पता नहीं, पर मान लो स्विफ्ट डिजायर, आप लिख दो स्विफ्ट डिजायर बाइक, ठीक है, बाइक के तरह मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि जो रीडर है वो कहेगा कि हाँ भाई ये स्विफ्ट डिजायर की एंट्री पास है। आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा मिला नंबर ऑफ एंट्रीज में। आपने देखा, अब माना साल में 5 कार परचेज की, तो उसने कहा आपसे, आपके मालिक ने यानी कि बिजनेस के ऑनर ने, कि साल में कितनी कार परचेज की है, सबकी डिटेल लेके आओ। आपने कहा सर ये लो। अब उसमें कहीं पर नाम नहीं खुल रहा किसी भी एंट्री में नरेशन में। बस आप बताओ, ABC लिमिटेड माना 3 तरह के ब्रांड आपको बेच रही हो, यानी एक मारुति का भी उसने ब्रांड पकड़ रखा हो, एक होंडा का भी, एक हुंडई का। ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर एक ब्रांड की लेते हैं, फिर दूसरी कंपनी दूसरे ब्रांड होता है। तो आप कहोगे कि सर 3 कंपनियाँ हैं, तो मालिक ये याद रखेगा कि ABC लिमिटेड से ये वाली कार आई होगी, XYZ से ये आई होगी, और अदर कंपनी की और कार आई होगी। वो दिमाग नहीं मांगने वाला इन चीज़ों में। वो कहेगा आप बताइए कि वो कहेगा मैं कैसे समझूँ कि कौन सी कार कौन सी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस समय, डिफाइन, नरेशन में डिफाइन कर दो। बहुत से ऐसे भी कर देते हैं, क्या कार में ना आगे डाल देते हैं स्विफ्ट डिजायर, कार के आगे डाल देते हैं कि जो रेंज रोवर डाल दी, जो भी कार का नाम है वो डाल दी। उससे क्या होगा फ़ायदा कि रीडर मतलब मालिक हो गया, या फिर आपका कोई ऑडिटर हो गया, या फिर इनकम टैक्स वाले, कुछ भी, भगवान न करे किसी का इनकम टैक्स छापा पड़े या किसी का सर्वे हो, फिर भी अगर ऐसा होता है
तो उस केस में आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा फुल रिलेशन डिटेल जानना। ठीक है, तो हमने रियल अकाउंट्स की बात कर ली, पर्सनल की बात कर ली और नॉमिनल की बात भी कर ली। मेरे हिसाब से काफ़ी एग्जाम्पल हो गए, तो इसके टॉपिक आगे बढ़ते हैं।